लिए लिया गया और मूल अधिकारों को हमें हर नागरिक को बताने की आज के समय में आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फंडामेंटल राइट्स, चूंकि भारत बहुत लंबे समय तक गुलामी की दास्तान, गुलामी की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, तो हमें हमारे जो स्वाधीन भारत में नागरिकों को उन अधिकारों को बताने की आवश्यकता थी जो कि उन्हें प्रदान किए। इसीलिए भारतीय संविधान में कुछ अधिकार हमें विश्व के हर देश के संविधान से कुछ कुछ चीज़ों को ग्रहण करा है और उस तरह से हमने मूल अधिकारों को हमारे संविधान में अधिकांश भाग जो मूल अधिकारों का भारतीय संविधान में वर्णित है वो हमने आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा ग्रहण करके लिया। इन फंडामेंटल राइट्स को जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है और इसमें हमने हर चीज़ को लिखित रूप में इसलिए प्रस्तुत किया है ताकि हम हमारे नागरिकों को कहीं कोई बाधा आए तो उस अवस्था में ये ना हम कह सकें कि ये चीज़ हमारे संविधान में वर्णित नहीं। इतने लंबे समय तक गुलामी के रूप में रहने के बाद में वापस हमारे संविधान ने कहा था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ये नहीं चाहते थे कि किसी भी रूप में हमारे लोगों को, हमारे से हट पड़े बाहर के लोगों को कोई नई परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए हमने इन फंडामेंटल राइट्स को हमारे संविधान में स्थान दिया। मूल संविधान में या फंडामेंटल राइट्स जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में दिए गए। अब हमारे संविधान को नागरिकों को तो हमने दे दिया, लेकिन देने के बाद में भी जब कोई चीज़ बिल्कुल सीमा से बाहर दे दी जाती है तो उनका दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है। तो उस ऐसी रूप से उस चीज़ का प्रयोग करने के नहीं किया जाएगा, इसलिए हमने हमारे मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के लिए कुछ लिमिटेशंस भी स्थापित, जैसे हम सामाजिक और आर्थिक स्तर पर हम इसको नहीं कर सकते कि तुम्हारे पास 1000 रुपये अगर तुम्हारे पॉकेट में है और दूसरा व्यक्ति अगर तुम्हारे वो 1000 रुपये तुम्हारे पॉकेट में से छीन लेता है तो तुम ये नहीं कह सकते कि मेरा राइट है। हम उसके वो अगर वो ऑफर कर रहा है, अगर वो गलत कार्य कर रहा है तो उसके विरोध में हम कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरा हमने कहा है लैक ऑफ क्लियरिटी। लैक ऑफ क्लियरिटी इसका क्या मतलब है कि हमें आज हमारे पास मूल अधिकार है तो सही, लेकिन बहुत सारे हमारे मूल अधिकारों के नहीं मानने के पीछे कमी ये है कि आज भी जो आम जनता है उसको इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है कि ऐसा कौन सा अधिकार है जो हमारे पास होना चाहिए और ऐसा कौन सा अधिकार है जो हमारे पास नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आज ही का ज्वलंत उदाहरण एकदम लूँ तो अभी कुछ राज्यों में, भारत के ही कुछ राज्यों में किसी विशेष वर्ग के द्वारा अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए वहाँ के लोगों को जबरदस्ती उनके घरों से निकाला, जबकि यदि हम देखें तो ये राइट टू फ्रीडम का और राइट टू इक्वलिटी में हमें वहाँ पर ये दिया गया है कि हम जहाँ रह रहे हैं अगर उसकी सिटीजनशिप हमारे पास है, हम कहीं भी इक्वलिटी में हमें एक्सप्लेन किया गया है कि हम रह सकते हैं, हमारे भारत की नागरिकता यदि है तो हम भारत के किसी भी राज्य में अपना घर बना सकते हैं, हमें कोई भी जबरदस्ती वहाँ से निकाल नहीं सकता। लेकिन आज फिर भी हो रहा है, इसके पीछे क्या क्या कारण है? इसकी क्लियरिटी का, इसके साफ साफ लोगों तक पहुँचने का और क्या उसके पीछे बेसिकली इसका अभाव होना है। लेकिन हम तीसरी बात करते हैं सब्जेक्ट टू एबॉलिशमेंट भी है। एबॉलिशमेंट कैसे है ये आप में से कोई बता सकेगा? एबॉलिशमेंट इसलिए है क्योंकि आज किस तरह से किसी काम के विरोध में काम किया जाता है। अभी हमारे यहाँ जयपुर राज्य में, जयपुर जिले में ही थोड़े दिन पहले एक एबॉलिशमेंट हुआ था कि एक बच्चा सड़क से चल रहा था, किसी ने उसके प्रहार करा और उसकी मृत्यु हो। तो क्या वो सड़क पर निर्बाध रूप से चलना उसके लिए अपराध था? हाँ क्या? नहीं था। तो ये किसका पार्ट हो गया? पार्ट ऑफ एबॉलिशमेंट। सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, हम सब रोड से बाहर निकलते हैं, रास्ते में कोई एम्बुलेंस आ जाती है तो आज भी हमारे पास किस चीज़ का अभाव है? हम उस
जनरल पब्लिक के लिए जिसको कोई इमरजेंसी नहीं, या फिर एक जनरल व्हीकल उसमें से गुजरता है तो वो पेनल्टी पे करना है, विदाउट अगर कोई रीजन उससे नहीं करना, तो कोई स्पेस और रोड हमेशा खाली रहेगा, केवल इमरजेंसी केस। हमारा नेक्स्ट है प्रिवेंशन डिटेंशन। बताओ इसको, समझ एक्सप्लेन इट। जुडिशियल प्रोसेस एंड लॉज, रिस्ट्रिक्शन ऑफ लॉज। हाँ, जुडिशियल प्रोसेस का मेरा मतलब ये है कि हम ये देख रहे हैं, हम किसी को कोई डिटेंशन भी देते हैं तो ऐसी अवस्था में क्या कमी हो जाती है हमारे यहाँ पे, कौन ये गिरा हुआ है तो बचा करके वहाँ तक तो हम हॉस्पिटल तो फैसिलिटी दे देंगे, लेकिन हमें ये पता है कि उसके बाद इतनी लंबी जुडिशियल उसमें हमें जाना पड़ेगा। आज हियरिंग हो रही है, आज पुलिस ने बुला रखा है, आज हमें कोर्ट जाना है, हम सोचते हैं इससे बढ़िया किसी दूर ही बचे, जबकि यदि अगर हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमें किसी की हेल्प करनी है ह्यूमैनिटी के नाते, तो हमें यहाँ पर इस जुडिशियल के लंबे प्रोसेस से जो जिसने किसी ने हेल्प की है उसको नहीं गुजरना चाहिए, इसको हमें ईजी करना चाहिए ताकि राइट टू फंडामेंटल जो राइट्स मिले हुए उसके अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स और भी ज़्यादा ब्राइट हो। दीज ऑल आर क्लियर फॉर ऑल यू। नाउ वी गो, अच्छा चलिए अब हम अपने आते हैं फंडामेंटल राइट्स के। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1235 12 से 15 अनुच्छेद में भारतीय मूल अधिकारों का वर्णन किया है। यदि अगर हम यहाँ देखें तो वस्तुतः इनका वर्णन अनुच्छेद 4 से लेकर के और 32 में एक एक क्रमशः इनको विवेचित किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 12 और 13 में क्या है, आर्टिकल 12 में क्या एक्सप्लेन किया गया है, उसमें ये वर्णित किया गया है कि ये मूल अधिकार क्या है, कैसे हैं और क्यों है। ठीक है, आर्टिकल 33, 34, 35 इसमें इन चीजों का एक्सप्लेन है कि यदि अगर ऊपर दिए हुए सारे आर्टिकल्स में कहीं कोई खामी रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, अकॉर्डिंग टू नॉट अ पर्सन बट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कहाँ से आएगा, जो पीपल्स वहाँ है, जो काम कर रहे हैं, जो सिटीजन्स हैं, उन सबको कहीं कोई परेशानी हो रही है और उसके बावजूद वहाँ कोई नया डिसीजन है। इसका बहुत रिसेंट एग्जाम्पल अभी हम दे सकते हैं कोविड में जो डिसीजन लिया गया कि हमारी जो एजुकेशन है वो वर्क फ्रॉम होम होगा हमारा सारा काम, और हमारी एजुकेशन में हमारे को प्रमोट करके आगे किया जाएगा, वो भी हमने जिस फंडामेंटल राइट के थ्रू देखा था वो हमारा था आर्टिकल 33। क्लियर? राइट टू इक्वलिटी क्या, समानता का अधिकार क्या कहता है, समानता का अधिकार ये कहता है क्योंकि हम जब गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे तब हमने देखा था कि हमारे यहाँ गोरे काले का भेद किया गया, गोरे यानी वाइट यानी अंग्रेज और काले यानी, क्योंकि हम इंडियंस का कलर बहुत वाइट नहीं होता है तो काले यानी हम इंडियंस, तो हमारे यहाँ भेद किया गया था। तो हमने सबसे पहले आवश्यकता जिस आर्टिकल की हमारे फंडामेंटल राइट में की वो ये थी कि हमारे यहाँ सबको समान होना चाहिए। दूसरा, मुगल एम्पायरशिप के बाद में दूसरी अनइक्वलिटी हुई थी वो हुई थी मेल और फीमेल, ये फीमेल्स को घर की चार दीवारी में अंदर कैद कर दिया गया था और मेल्स को डोमिनेंट पावर के रूप में शो किया गया था। तो इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे मैंडेटरी चीज सिटीजन्स के लिए महसूस की गई वो थी इक्वलिटी। इस इक्वलिटी को हमने आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 5 पार्ट्स में हमने इसको एक्सप्लेन कर रखा है, और ये 5 पार्ट से एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से हम इक्वल तो है लेकिन हम उसमें कहाँ कहाँ जाकर के आगे अपने कार्य को कर सकते हैं। जैसे यदि हम राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं तो राइट टू इक्वलिटी हमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कहीं भी बैठ कर हम 5 लोग अपनी बातों को बता सकते हैं, कहीं भी हम भाषणबाजी कर सकते हैं, लेकिन वो किसी की स्वतंत्रता को परेशानी में या उनका हनन करने के लिए नहीं है। दूसरी हाल यदि हम बात करते हैं कि हम किसी भी शांतिपूर्ण जगह पर एकत्रित हो सकते हैं, खेल सकते हैं, बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, लेकिन वहाँ हम इस तरह से नहीं कि शांति से बैठे और बीच में से एक व्यक्ति को मार दें। तो यहाँ जो हमारे जैसे इक्वलिटी की बात की गई है आर्टिकल
डिफरेंस, कहीं आपके साथ में किसी और तरह की अनइक्वलिटी की जाती है तो आप उसके अगेंस्ट में जुडिशियल सिस्टम को काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमारे अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 में वर्णित किया गया है, जिसमें एक नया आर्टिकल सन 2001 में ऐड किया गया है, वो था शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21 के नाम से हमारे संविधान में इसको जोड़ा गया है, और वो इसलिए जोड़ा गया है ताकि शिक्षा हर किसी नागरिक तक पहुंच सके। आज 8th तक की एजुकेशन, प्राइमरी जो एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, वो हर इंडियन सिटीजन के लिए या हर इंडियंस के लिए मैंडेटरी कर दी गई है, राइट टू फ्रीडम। इसके अलावा आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी राजस्थान, भारत के किसी भी राज्य में जाके अपना घर बना सकते हैं, घूम सकते हैं। आपको कहीं भी अन्य देशों की जैसे आपको अलग अलग क्या लेने की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग सिटीजनशिप लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कौन सी सिटीजनशिप है? सिंगल सिटीजनशिप पैटर्न को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करता है। हमारे एकल नागरिकता को भारतीय संविधान मानता है, दोहरी नागरिकता हमारे यहाँ पर नहीं है। तो हम यदि हमारे पास भारतीय नागरिकता है तो हम भारत के किसी भी गांव, शहर, कस्बे में जाकर रह सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इस एक्सप्लॉयटेशन के राइट को, हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार को भारतीय संविधान में स्थान देने के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता थी वो ये थी कि बंधुआ मजदूर, बाल मजदूर या बाल श्रम को रोक। जब हम गुलामी की बेड़ियों में रहे तो छोटे छोटे बच्चों को जबरदस्ती उनसे काम कराया जाता था और उन्हें कोल्हू की बैल की जैसे, कोल्हू का बैल होता है, बीच में पिन पॉइंट के ऊपर एक लोहे का पाइप सा होता है और उसके अंदर बीच में जो घानी में तेल निकलता है, जो आजकल मशीनों से होता है, उस घानी में वो मशीन लगाई जाती थी, वो लोहे के गोल गोल सराउंडिंग व्हील्स लगे हुए थे और उनके बीच में वो डाला जाता था और फिर उसके चारों तरफ लोगों को घुमाया जाता था। तो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक कौन होता था? यूथ या चाइल्ड। तो उन लोगों को उसमें ज़्यादा घुमाया जाता था। तो घूमते 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 क्या होता, मोर देन 90% वहाँ उनकी डेथ हो जाती। तो यहाँ हमें जो नई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पेपर्स को, जो हमारे संविधान निर्माताओं को जो नई आवश्यकता महसूस हुई, वो हमने कहा कि जब हम एजुकेशन के राइट को दे रहे हैं, रहने के राइट को दे रहे हैं, जीवन जीने के अधिकार को आप दे रहे हैं, तो हमें शोषण के विरुद्ध भी आवाज़ उठाने का अधिकार है। यदि 14 वर्ष से को कम उम्र के किसी भी बालक या बालिका को, किसी भी गर्ल या बॉय को, यदि अगर किसी कल कारखानों में, जैसे आज भी हम देखें तो बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ बीड़ी सिगरेट के उत्पादन में इन छोटे छोटे बच्चों को लगा दिया, ठीक है। तो ऐसा अगर हम कहीं भी किसी को या घरों में नौकरों के रूप में, सर्वेंट के रूप में छोटे छोटे बच्चों को पहले बेच देते हैं, ये आपके यहाँ काम करेगा, यहीं रहेगा और यहीं करेगा, उन सब बाल श्रम अपराध की श्रेणी में काम करते हुए हमने आर्टिकल राइट टू एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 और 24 में किया। इसमें दो पार्ट है, 23 में अलग है, 23 में हमारा बाल श्रम और 24 में अगर आपको कोई जबरदस्ती करके होता है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हम सर्व धर्म समभाव, सब धर्म हमारे लिए समान है, लेकिन फिर भी हमारा धर्म हमारे लिए सबसे महान है, और वो हमारा धर्म क्या है? भारत। कोई भारतीयता हमारा धर्म। इसी भावना को रखते हुए फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25, 26, 27, 28 इसको हमारे संविधान में स्थान दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम एक बहुत पुराना गाना भी सुनते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई। प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक काल के आधार पर इसकी परिभाषाएं बदलती जाती है, लेकिन फिर भी राइट टू फ्रीडम को हमारे संविधान में स्थान दिया। कल्चर एंड एजुकेशन राइट, तो बता सकते हैं? कल्चर यानी आप अपनी मर्जी से चाहें तो आप क्या बनाएंगे? आप गरबा खेलिए, आपकी मर्जी है तो आप ईद बनाइए, आपकी मर्जी है गरबा कहाँ का है? गुजरात का, ठीक है। आप पोंगल करिए, पोंगल कहाँ है? पश्चिम बंगाल का, है ना। आपकी मर्जी है तो आप दिवाली बनाइए, आपकी मर्जी है आप ईद बनाइए, आपकी मर्जी
पढ़ना तो PhD तक है, या मुझे तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है, लेकिन मुझे उसका राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं स्लेव से हूँ, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे हमारे यहाँ पहले जो आश्रम व्यवस्था थी, या पहले जो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था में हम एक लिमिटेड जो कास्ट के और क्लास के लोग थे सिर्फ वही लोग पढ़ सकते थे। तो उस चीज़ की कमी को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एहसास किया, और उन्होंने भी हमें इसके में कहा कि पढ़ना सबका अधिकार है, अपनी संस्कृति को मनाना सबका अधिकार है। यहाँ कल्चर को हमने क्यों दिया? क्योंकि हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखा था गुलामी के, इसलिए हमने हमारे रूल संविधान में हमने कल्चर को भी राइट दिया। हमने एजुकेशन को इसलिए दिया क्योंकि हमने वर्ण आश्रम व्यवस्था देखी थी, तो यहाँ हमने सबके लिए एजुकेशन प्रोवाइड। नेक्स्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का यहाँ मतलब यह है कि वे सारे राइट जिस पर यदि अगर हम नहीं जानते हैं, हम नहीं चेतते हैं, हम अवेयर नहीं होते हैं, तो थ्रू लॉ एंड ऑर्डर उसकी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि ये आपका राइट है। आपने यहाँ कुछ नहीं करा तो जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट एप्लीकेशन के थ्रू भी आपकी इस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी पर कार्रवाई की जा सकती है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है? क्या है? परमादेश, परम प्लस आदेश। मैं एक फीमेल हूँ, मेरे साथ में जो काम कर रहा है वो मेल है, मेरी सैलरी 10,000 है, उसकी सैलरी 20,000, ठीक है। क्यों है? क्योंकि जेंडर डिफरेंस, बिकॉज आई एम अ लेडी एंड ही इज अ मैन, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ या औरत हूँ और वो एक पुरुष। पहले इस तरह का जेंडर भेद किया जाता है, लेकिन अगर आज इस तरह का भेद होता है और ये बात किसी भी थ्रू राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के थ्रू, यदि PLI के थ्रू या कैसे भी वहाँ तक पहुँचती है, तो उस अवस्था में कोर्ट, हायर अथॉरिटी, संबंधित फर्म, कंपनी, कॉलेज मैनेजमेंट को ये आदेश दे सकती है, आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए कि आपने इस तरह का सेम वर्क, सेम क्वालिफिकेशन, सेम जॉब प्लेस, सेम वर्क, सेम काम का जो वजन आपके ऊपर है, जितना वर्क आपके ऊपर दिया गया वो सेम है, तो आपने इस तरह का डिफ्रेंशिएशन और वहाँ उसके अकॉर्डिंग इन्हें इस हैबिस कॉर्पस यानी परमादेश को मानना बाकी है। इज इट क्लियर? मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्यू और ये सारे इसी तरह के हमारे संविधान में वर्णित है, जिनके माध्यम से भारतीय नागरिकों के यदि एक मानवीय विकास में भारतीय नागरिक होने के पद पर अगर कहीं कोई कमी आती है, तो वे राइट टू फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग अपने इन बातों को दिखा सकते हैं। लास्ट में आर्टिकल 33 की बात करते हैं, तो वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो आर्टिकल 33 इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि ऐसे क्या कारण है कि हमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को यहाँ डालना पड़ा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो वर्क है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के थ्रू होता है। 34-35 में तो हमने ये एक्सप्लेन करा है कि अगर इनमें से किसी में कहीं कोई खामी रह जाती है तो हम कैसे क्या कर सकते हैं, लेकिन इसमें रेमेडीज को हमें डालना इसलिए आवश्यक हुआ क्योंकि बिना जुडिशली प्रेशर के काम, यदि अगर राइट्स में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ जुडिशली प्रेशर और हायर अथॉरिटी जो कि हायरार्किकल बेस पर, जो कि पद सोपानात्मक क्रम में अपने कार्यों को करेगी, वो उस हायरार्किकल बेस पर यहाँ पर एक्टिव होने का राइट। केवल 2 ही कंडीशन में हमारे राइट्स को हमसे छीना जा सकता है, जिसमें भी जीवन जीने का अधिकार और खुले में सांस लेने का अधिकार, ये 2 नहीं छीने जा सकते। बाकी यदि अगर आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट करता है, हाँ, यदि अगर धारा 144 लागू होती है तो उस अवस्था में हम इन सारे मूल अधिकारों को हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल रूल में ली जाएंगी, फिर भी हम एक जीवन जीने के अधिकार को बनाए रख सकते हैं। इज देयर एनी क्वेरी इन दिस क्वेश्चन, इन दिस टॉपिक? समवन आस्क एनीथिंग? किसी को कुछ पूछना है?